स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार्ट होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको, या फिर सरल रेखा में गति या फिर एक विमीय गति, जो अक्सर 11वें भी फिजिक्स में चैप्टर होता है और आपका जेईई, नीट, सीयूईटी में भी मोर टाइम चैप्टर रोल प्ले करता है और साथ ही साथ यूपीटी, जीटी, साइंस, पीजीटी साइंस और डी ट्रिपल एसपी नेचुरल साइंस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर ये चैप्टर करता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है ना क्या, सबसे पहले तो आपको परिभाषाएं और जो आपकी एक तरीके से जो संपत्ति है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर वो आपके अच्छे तरीके से याद है तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर पढ़ दोगे, क्योंकि इतने मुश्किल सवाल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी जो है कर नहीं पाते हैं बच्चे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में चलते हैं जो मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले समझ लेते हैं गति यानी कि मोशन क्या चीज होती है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। तो गति क्या होती है? गति एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद का मतलब क्या होता है? सापेक्ष पद का मतलब होता है जो किसी चीज के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से लंबा है तो हम ये कह सकते हैं हाँ भाई तो बच्चा जो है उसकी हाइट ज्यादा है दूसरे बच्चे से, तो वो रेस्पेक्टिव चीज हो जाएगी। वैसे ही मोशन की एक रेस्पेक्टिव टर्म है। एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे कि मान लो एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन में जो बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है और ट्रेन चल रही है, तो उसकी रेस्पेक्ट में वो बोतल जो पानी की रखी हुई है क्या वो मूव कर रही है? वो मूव नहीं कर रही है, क्योंकि मोशन क्या होती है? मोशन तब माना जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलता रहता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो चीज मोशन में है। लेकिन जो ट्रेन में आदमी खड़ा हुआ है उसकी रेस्पेक्ट में वो पानी की जो बोतल है वो स्टेशनरी स्टेट में है, रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, क्योंकि उससे उसकी दूरी लगातार बदल रही है, टाइम लाइक में बीत रहा है। वहीं पर एक जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर जो है हम ऐसा ले रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हुआ है ट्रेन जैसे ही जाती है तो उसकी रेस्पेक्ट में, उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट में जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है उसकी रेस्पेक्ट में बॉटल चल रही है। शुरू में बॉटल इधर थी, फिर करते हुए इधर चली गई, ठीक है। तो क्या है? गति एक सापेक्ष पद है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए, गति क्या है भाई? एक सापेक्ष पद है। कहां पे ये क्वेश्चन मार्क्स होता है? क्या ये परिभाषा इंपॉर्टेंट थी? हाँ थी, बिल्कुल की थी, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस तरीके का बनता है फिजिक्स में कि भाई निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, और वहां पर लिखा जाता है कि गति जो है एक सापेक्ष पद है या फिर निरपेक्ष पद है, इसलिए ये कथन भी आ सकते हैं। तो अगर आपको यही पता होगा कि गति सापेक्ष पद है या निरपेक्ष पद है तो आप कैसे पहचान लोगे कथन कौन सा सही है? तो गति क्या है? गति एक सापेक्ष पद है, ठीक है। सापेक्ष पद है एक, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि टाइम की रेस्पेक्ट में यानी कि समय की रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी स्थिति भी बदलती है, स्थिति भी बदलती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो हम क्या कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, उसकी ये वाली जो एक ओरिएंटेशन है वो गति कहलाती है। बात समझ में आई? चलो अब हम बात कर लेते हैं टाइम, गति के प्रकार, ठीक है, गति के प्रकार। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया आपसे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में गति चल रही है, एक ही विमा में गति चल रही है। तो यानी कि ये एक टाइप ऑफ मोशन है। ये जो चैप्टर है हमारा एक टाइप ऑफ मोशन को शो करता है। देखो गति के प्रकार अगर डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए, डायमेंशन के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर अगर डायमेंशन के आधार पर देखा जाए तो जो गति होती है, मोशन जो होती है, उसका टाइप होता है, उसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है भाई। वन डायमेंशनल यानी कि एक दिशी गति या फिर एक विमीय गति, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है टू
टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल, डायमेंशन मुझे कह लेना द्विविमीय गति यानी कि, ठीक है, द्विविमीय गति। इसके बाद तीसरा आ जाता है थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है, यानी कि त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। अब भाई ये क्या क्या हुआ देखो, इसको समझ लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो वन डायमेंशनल गति क्या होती है, टू डायमेंशनल गति क्या होती है, थ्री डायमेंशनल गति क्या होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। और एक और बात, ये जो टाइप ऑफ मोशन है, ये जो गति के प्रकार है, ये डायमेंशन के आधार पर है, डायमेंशन के आधार पर। वैसे तो जो है ट्रांजिशन जो है स्थानांतरीय गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है, ठीक है, लेकिन वहां पर उस आधार पर नहीं जा रहे हैं, हम डायमेंशन के आधार पर जा रहे हैं। ये डायमेंशन के आधार पर गति के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल क्या है, जैसे कि मान लो जैसे कि कोई बाइक अगर सीधे रास्ते से जा रही है, वहां तो एक सीधा रास्ता है और बाइक उससे बड़ी तेजी से दौड़ करके जा रही है, तो वो केवल एक ही दिशा में दौड़ करके जा रही है, तो वो गति क्या है, वन डायमेंशनल। सीधे सीधे शब्दों में कहा जा सकता है एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश जो गति होती है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और इसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो कर्वलय गति होगी या प्रक्षेप गति होगी वो टू डायमेंशनल मोशन होती है। जैसे कि मान लो मैंने बॉल को ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक साथ टू डायमेंशन में मूव करती है। टू डायमेंशन में कैसे, एक तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रही है और एक ऊर्ध्वाधर गति भी कर रही है कि नहीं बताओ, कर रही है ना। तो लगातार दो अक्षों के अनुदिश एक साथ गति कर रही होती है। वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी गति कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग भी गति कर रही है। तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिख रहा हूँ, प्रक्षेप गति, ठीक है, प्रक्षेप गति, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इसके बाद अगर बात करें त्रिविमीय गति क्या होती है भाई, त्रिविमीय गति जैसे कि पतंग उड़ा रहा है बच्चा, ठीक है, पतंग जो है वो इस एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है, इस एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है, ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं भी जा सकती है और आगे पीछे भी जा सकती है। तो जो पतंग की गति है, पतंग की गति, ठीक है, पतंग की जो गति होती है, पतंग की गति वो क्या होती है भाई, थ्री डायमेंशनल। जैसे कोई पक्षी आकाश में जब उड़ता है तो वो भी क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन जब तीनों डायमेंशन टाइम के साथ में चेंज होती है, ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होगा कि समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है तो केवल एक ही एक्सिस का उसके निर्देशांक बदलते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा, या फिर वो वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा, या फिर वो जेड एक्सिस के अलोंग चलेगा। और जब चलेगा तो समय के साथ उसका केवल एक ही एक्सिस का निर्देशांक चेंज होगा, एक ही अक्ष के अनुरूप उसकी स्थिति बदलेगी। यहाँ पर क्या है, समय के साथ उसकी दो अक्षों पर स्थितियां लगातार बदलती चली जा रही है। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो y एक्सिस के अलोंग इसकी स्थिति चेंज हो रही है और x एक्सिस के अलोंग इसकी स्थिति चेंज हो रही है समय के साथ। इसके बाद थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या हो जाता है, x एक्सिस की भी, y एक्सिस की भी और z एक्सिस की स्थिति भी एक साथ समय के साथ चेंज होती है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ मोशन। और यहाँ पर ये वाली जो चीज है, इसी वाली चीज को हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और भाई नोट्स बनाने के, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, वैसे तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में बना लेंगे आराम से बैठ करके। वन डायमेंशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो क्या है, दूरी। ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं इन चीजों को, लेकिन तब भी ये चीजें जो है ना, सही बताऊं तो क्लियर नहीं हो पाती है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस। आवाज तो क्लियर आ रही होगी, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं देख लूंगा इसको, ठीक है। तो आप फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे कि दूरी क्या होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक पॉइंट से वो चलना शुरू करता है और वो घूम फिर करके दूसरे रास्ते से ऐसे जाता है
और बी पॉइंट पर चला जा रहा है। तो ये जो जिस रास्ते से गया है, जिस रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उस रास्ते की जो टोटल लंबाई है, उस लंबाई को कहते हैं वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। क्लियर है? छोटी सी परिभाषा में लिख दूंगा इसकी, एक पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। बस मान लो, यानी कि इसके अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई या किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। मान लो यहाँ पर एल मीटर है इस रास्ते की लंबाई, ठीक है भाई, एल मीटर। तो दूरी कितनी चली है भाई इस ऑब्जेक्ट में? दूरी एल मीटर। ठीक है, फिर अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच में सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी। कोई भी दो पॉइंट है, मान लो उन दोनों पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होती है? बिल्कुल सीधी सीधी जगह से मिला दो, वही तो न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है किसी पॉइंट से और फाइनली किसी पॉइंट पर पहुंचता है, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दूंगा। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दूंगा और उन दोनों के बीच की सीधी दूरी ये वाली निकल जाएगी। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो ए से बी पर गया था वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी जा रहा था, इसको ये थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। क्लियर है? तो ए से बी पर गया था इस वाले रास्ते से, तो एल मीटर की लंबाई में तय की थी। ये क्या थी? उसकी दूरी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस पूरे रास्ते में उसने कितना विस्थापन क्रिएट किया, विस्थापन कितना है उसका, तो विस्थापन हो जाएगा ए बी, ये वाली लंबाई। क्लियर है? ये वाली लंबाई जो है यहां से यहां तक का है, इसको हम डी मान लेते हैं। तो डी मीटर, डी मीटर क्या हो जाता है भाई? इसका विस्थापन हो जाता है। क्लियर है? इधर बात क्लियर होनी चाहिए। तो विस्थापन और दूरी दोनों में अंतर पता होना चाहिए। विस्थापन क्या होता है भाई? दो बिंदुओं के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी, और दूरी क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? दूरी, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी क्या होती है भाई? एक अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि, यानी कि दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो जैसे कि मान लो मैं अपने गांव चला जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, मान लो ए शहर से मैं बी शहर में चला जाता हूँ अपने गांव, और जो है दूरी जो है वहां पर 5 किलोमीटर है। फिर गांव से शहर में आता हूँ, तब भी कितनी दूरी तय करूंगा? 5 किलोमीटर ही तो करूंगा। जो बाइक होता है, बाइक का जो ओडोमीटर होता है, उसमें क्या होता है भाई? वो दूरी मापता है कि भाई बाइक कितनी दूरी चल रही है। तो मान लो मैं बाइक उठाता हूँ और रास्ते से चल दे रहा हूँ इस तरह, ठीक है, तो जितनी दूरी इस तरफ से तय करूंगा उतनी दूरी उस तरफ से तय करूंगा कि नहीं? तो दूरी हमेशा सेम रहती है, दिशा मैटर नहीं करती है। दिशा चाहे कुछ भी हो, दूरी उतनी ही रहती है। तो इसलिए अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है भाई? ये एक सदिश राशि है। दिशा का फर्क पड़ता है। अगर मान लो मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने +4 मीटर दूरी तय की है, तो अगर मैं इस तरफ से इस तरफ आ रहा हूँ तो मैं उसको -4 मीटर मानूंगा। क्या मानूंगा भाई? मैं -4 मीटर। तो दिशा का फर्क पड़ता है, इसलिए क्या है? सदिश राशि। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये पॉइंट पूछे गए हैं, ध्यान रखना, एक पॉइंट पूछे गए हैं कैसे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। तो वहां पर दिया जाता है कि विस्थापन का अधिकतम मान कितना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन लिखूं कि मान लो डी, और डी एक विस्थापन है, डी तो विस्थापन है किसी वस्तु का, और एल उस वस्तु की दूरी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? D बराबर होगा L के, D बड़ा होगा L के, D छोटा होगा L से, D छोटा है बराबर होगा L के। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, कैसे?
मोशन चाहे कैसे भी करेगा कोई ऑब्जेक्ट, दूरी हमेशा ज्यादा ही होगी। इस वाले चित्र में देखो, दूरी हमेशा रास्ते की टोटल लंबाई है और विस्थापन क्या है, जहां पर फाइनली पहुंचा है उससे सीधी दूरी, तो हमेशा विस्थापन कहीं ना कहीं कम रह जाता है दूरी से। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में गया है ए से बी पर, तब इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई, दूरी भी यही है और विस्थापन कितना है, विस्थापन भी यही है। तो विस्थापन और दूरी बराबर हो जाते हैं कि नहीं, विस्थापन और दूरी बराबर हो जाते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं कि जो दूरी है, जो दूरी है वो हमेशा ज्यादा हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है विस्थापन में, विस्थापन से कम दूरी कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लियर है? इस तरीके से विस्थापन और दूरी के बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि विस्थापन का जो मापांक होगा, यानी कि प्लस माइनस के निशान को भूल जाओ, तो वो हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है दूरी। क्लियर है? और बराबर केवल तभी होगा, बराबर केवल तभी होगा जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। लिख लेंगे इसको साथ के साथ, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, चलो दूरी और विस्थापन दो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है भाई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेग और चार्ज। वेग क्या होता है और चार्ज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो समझेंगे चार्ज। ये चार्ज क्या होती है? चार्ज यानी स्पीड। तो स्पीड होती है भाई कुल दूरी, कुल दूरी जो तय की गई है और वह कितना समय लगा है, कुल समय, कुल समय। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए से जाना है वो और जाते 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 वो यहाँ पे पहुंच जाता है बी पर। ठीक है, और उसको टाइम यहाँ पर लगाए, टाइम बराबर 15 सेकंड, 15 मिनट मान लो चलो, या फिर चलो 15 मिनट मान लो, 15 मिनट मान लो। ठीक है, अच्छा एक और बोल रहे हैं दूरी और विस्थापन की मात्रक क्या होंगे भाई? मात्रक क्या होंगे ये तो क्लियर है ना, मात्रक के मीटर होंगे। दूरी और विस्थापन जो हमने स्टूडेंट थे उनका अगर कोई मात्रक पूछे तो आपको पता होना चाहिए दोनों ही लंबाइयां हैं, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और बीमा क्या होती है? लेंथ। इस तरीके से बीमा ये है और मात्रक ये। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर भाई जो हमारा पॉइंट है। हाँ रोड साइड पे ही है, इसलिए ये हो रहा है, रोड साइड पे ही खैर ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे जो है हो जाएगा। तो हमारा क्या है भाई, ए से बी पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और टाइम उसको लगता है 15 मिनट, और इस रास्ते की लंबाई है मान लो 5 कुछ भी मान लो 5 किलोमीटर मान लो, चलो 5 किलोमीटर मान लो। 5 किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया है और 15 मिनट में तय किया है। कोई बता रहा है, कोई चाहता है कि भाई इसकी स्पीड बता दो, तो हम ये कहेंगे कि भाई स्पीड क्या होती है? तय की गई दूरी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और समय कितना लगेगा जी? 15 मिनट। तो किलोमीटर प्रति मिनट में बतानी होती है स्पीड। ध्यान रखना, स्पीड का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो मीटर बटे सेकंड चार्ज का मात्रक होता है। आई बात समझ में? तो चार्ज क्या होती है? दूरी बटे समय, दूरी मात्रक मीटर, समय मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड। अच्छा बीमा क्या बन जाएगी इसके हिसाब से? लेंथ ऊपर है और टाइम नीचे है, टाइम को ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस की 1 पावर हो जाएगी, ये बीमा हो जाएगी चार्ज की। लिख लेंगे इसको साथ में साथ, चार्ज की बीमा है मात्रक ये। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी भाई? 5 किलोमीटर, और समय कितना लगा? तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 5000 मीटर हो गए। 15 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना बनेगा? 5000 बटे 15 से 90। अच्छा, और 200 हो जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, 2 0 2 0 आंसर, और जो है 50 बटे 9, तो मैं इसको 50 बटे 9 लिख रहा हूं। पॉइंट में अपने आप आंसर कर लियो। ठीक है भाई, पॉइंट में अपने आप आंसर कर लियो। इतना लगभग जो है हमारा मीटर बटे सेकंड आंसर, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। मीटर बटे सेकंड का मतलब समझो, मान लो अगर समय 1 सेकंड है
तो जो दूरी होगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, अगर मान लो 1 सेकंड हो गया तो 1 से फर्क डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो स्पीड बराबर तो दूरी है, हो जाएगी कि नहीं। यानी कि 1 सेकंड में कोई वस्तु जितनी दूरी चल रही है वही उसकी चाल होगी। एकांत समय में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी चाल है। जैसा कि मान लो बाइक को दौड़ा रहा हूं और मैं कह रहा हूं भाई चलो मैंने 60 की स्पीड पे दौड़ाई, 60 की स्पीड का मतलब क्या होगा कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल सकती थी, इतनी तेज मैंने गाड़ी को दौड़ा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर सकती थी, इतनी तेज गाड़ी को दौड़ाया गया, उसी को हम चाल कहते हैं। तो एकांत समय में जो वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसी को उसकी चाल कहते हैं। दूरी बटे समय एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, क्लियर है। वेग देख लेते हैं, इसके बारे में एक और चीज देखेंगे, ये अदिश राशि होती है भाई, ये क्या होती है अदिश राशि, क्योंकि देखो समय भी और दूरी भी दोनों अदिश हैं, तो अदिश बटे अदिश अदिश ही राशि निकल के आएगी, तो इसलिए चाल क्या होती है अदिश राशि होती है। वही बात मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं सहारनपुर चला जाऊं, फिर सहारनपुर से यहाँ जाऊं, स्पीड तो वही बोलूंगा, अगर ऐसा थोड़ी है कि भाई मैंने जाते टाइम जो है 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया था और आते टाइम -50 की स्पीड पे आया हूं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। 50 की स्पीड पे गया और 50 की स्पीड पे गया, तो यानी कि दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या है अदिश राशि है, याद रखें। चलो अब बात कर लेते हैं वेग। वेग क्या होता है भाई, वेग 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 यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी एक सदिश राशि है, और सदिश में भी इसका मतलब क्या होता है विस्थापन बटे समय। वही बात भाई, चाल में तो दूरी बटे समय हो गया था, और वेग में क्या होता है विस्थापन बटे समय, तो ये क्या हो जाती है एक सदिश राशि हो जाती है, सदिश राशि। और सदिश राशि में भी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड इसका एसआई मात्रक बन जाता है। एसआई मात्रक समझ रहे हो ना, एसआई मात्रक यानी कि जो एमकेएस पद्धति द्वारा मात्रक होता है, एसआई पद्धति वाला मात्रक उसकी बात करते हैं। यानी तो सेंटीमीटर बटे मीटर भी है, किलोमीटर बटे घंटा भी हो जाएगा, लेकिन मीटर बटे सेकंड की हम जनरली यूज करते हैं। आएगा समझ में। तो वेग का मात्रक क्या होगा भाई, वेग का फॉर्मूला हो जाता है विस्थापन बटे समय, क्लियर है। अब देखो कैसे निकालेंगे, मान लो कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जो प्रारंभिक स्थिति है एक्स आई से दिखाया गया है, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति एक्स आई बराबर 5 मीटर, या फिर आयटा के रूप में लेकर के जाऊंगा, इसकी एक सदिश राशि होती है 5 आयटा प्लस 7 जेटा, समझेंगे इस बात को। और फाइनली पोजीशन स्पीड है 10 आयटा माइनस प्लस 14 जेटा, तो हमें फाइनली उसका जो है निकालनी है, एक मीटर की जगह पे समझना, 1 मीटर प्लस 10 और टाइम को लगाना है 15 सेकंड, ठीक है भाई। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। तो हुआ क्या भाई, हमसे एक ऑब्जेक्ट की स्थिति दे दी, हमसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पहले तो जो है x बराबर 5 पे था, और फिर वो x बराबर 10 पे चला गया, x स्थिति पे, ये y स्थिति है, i तो आएगा i क्या और j क्या, तो पहले तो x बराबर 5 पे था और अब x बराबर 10 पे है। टाइम कितना लगा है इसको, टाइम 15 सेकंड लगे हैं। कोई कह रहा है कि फिर बताओ क्या होगा भाई, फिर क्या हो जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे टोटल टाइम, ठीक है भाई। तो फाइनल पोजीशन 10 माइनस 5 बटे टोटल टाइम 15, 5 आ जाएगा बटे 15, यानी कि कितना हो गया भाई हमारा 1/3, ठीक है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है। तो ये हमारी जो है वेलोसिटी हो जाती है, बात समझ में आई। वेग भी इतना ही होगा कि स्ट्रेट लाइन, और स्पीड भी इतनी होगी कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान लो ऐसा क्या रहता है, अब ध्यान से समझिए वेग सदिश राशि क्यों है, वेग सदिश राशि क्यों है, इस बात को ध्यान से समझिए। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो है। तो अगर मान लो क्या रहता है कि पहले तो ऑब्जेक्ट था 10,
आई गैप पर, और फाइनली पहुंच गया 5 आई गैप पर। 15 सेकंड का टाइम लगा है। अब बताओगे कितना है? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे टोटल टाइम। अब अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति इस बार है हमारी 5, तो 5 को कर देंगे इस तरफ और फिर माइनस करेंगे इनिशियल कितनी थी? 10। तो 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 5 मिनट, माइनस का 3 मीटर बचेगा। बात समझ में आई? यानी कि अगर इधर से इधर जा रहा था तो प्लस का 1/3 था, और अगर इधर से इधर आ गया तो माइनस का 1/3। तो इसलिए जो है ना वेग एक सदिश राशि, इस बात पर क्लियर है? चलो अच्छा एक और बात देख लेते हैं, लास्ट है हमारा वेग और चाल में थोड़ा सा कंपैरिजन। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम है कि वेग जो है ना, वेग का जो मापांक है वो छोटा है, बराबर हो सकता है चाल के। बराबर कब होगा भाई वेग? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधी लाइन में चलता है और यहाँ पे पहुंच गया A से B पर, तो हम कहेंगे भाई चाल कितनी है? हम कहेंगे दूरी मान लो 15 मीटर है, दूरी बटे समय t टाइम लगा तो मान लो, तो हम कहेंगे भाई चाल कितनी है? चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। फिर हमसे पूछा गया कि वेग कितना होगा? वेग हम कहेंगे भाई वेग में विस्थापन आ जाएगा। विस्थापन कितना है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की सीधी दूरी 15 ही है कि नहीं? और समय कितना है? t। बताओ दोनों बराबर आएगा कि नहीं? तो वेग और चाल बराबर भी हो सकते हैं और वेग छोटा भी हो सकता है चाल से। क्या से? मान लो अगर ये इस रास्ते से ना रहे और ये ऐसे घूम करके जा रहा है तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? तो जब चाल निकालेंगे तो चाल में कहेंगे भाई दूरी तो है 50 मीटर और समय लगा है t टाइम, समय तो नहीं लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। विस्थापन वेग निकालते टाइम क्या कहेंगे भाई? विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन कितना है? विस्थापन तो सीधी दूरी 15 मीटर है और टाइम तो नहीं लगा है इसको यहाँ पे पहुंचने में, तो 15 बटे t। तो 50 बटे t ज्यादा होगा तो 15 बटे t ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, यानी कि चाल यहाँ से ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है वेग के। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम के बारे में समझेंगे, समरूप गति के बारे में समझेंगे, त्वरित गति के बारे में समझेंगे, ग्राफ बनाने के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी की सारी चीजें करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है?